हेलो स्टूडेंट, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत। मैं पीएल सर। आज हमारे पास में जो टॉपिक रहेगा वो है बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की संपूर्ण जानकारी कि आप बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम क्यों दें। बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के पश्चात क्या क्या होता है। बीएससी नर्सिंग का इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कौन दे सकता है। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है उसकी डेट कब से कब तक रहेगी, फॉर्म कैसे भरा जाता है और आपके पास में इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, फॉर्म ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, आपके पास में सिलेबस जो होता है वो सिलेबस कौन कौन सा रहेगा, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आते हैं। कोई अन्य स्टेट से अगर इस एग्ज़ाम को देना चाहता है तो क्या वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं, प्राइवेट की कितनी सीटें हैं, इनके बारे में हम संपूर्ण टॉपिक जो हमारा रहेगा इस पर संपूर्ण जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे कि आपके पास में जो एग्ज़ाम है उसकी संपूर्ण जानकारी एक टॉपिक हमारे पास में रहेगा ये। और आज का जो लेक्चर है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो हमारे पास में जो आज का टॉपिक है वो यही है, बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की संपूर्ण जानकारी जो है, इसमें किस प्रकार एग्ज़ाम होता है, किस पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, इनकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास में बच्चों का यही क्वेश्चन होता है, सर हम इस एग्ज़ाम को क्यों दें। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम यदि आप क्लियर करते हो तो क्लियर करने के पश्चात आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलती है, नर्सिंग कॉलेज जो होती है वो मिलती है, प्राइवेट जो होती है जितनी भी आपकी नर्सिंग के कॉलेज है वो इस एग्ज़ाम को देने के पश्चात आपको प्राप्त होती है। आप यदि इस एग्ज़ाम को नहीं देते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज और जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर आप एडमिशन नहीं करवा सकते। तो पहले क्या होता था कि 2024 से पहले जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते थे ये प्राइवेट कॉलेज बिना एग्ज़ाम के डोनेशन के द्वारा डायरेक्ट अपने पास में स्टूडेंट को एडमिशन देते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर 2024 के अंदर जो इस एग्ज़ाम को देगा, इस एग्ज़ाम में जो क्लियर होगा, इस एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स जो आएंगे उस मार्क्स के आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और आपके पास में जो प्राइवेट कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। डायरेक्ट आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो वैसे भी नहीं हो सकता है। तो पहले प्राइवेट कॉलेज के अंदर बिना एग्ज़ाम के डोनेशन के द्वारा इस एग्ज़ाम को आप बिना एग्ज़ाम दिए भी आप डायरेक्ट बीएससी कर सकते थे नर्सिंग के अंदर। लेकिन अब 2024 के एग्ज़ाम के अंदर कंफर्म कर दिया गया है कि बिना एग्ज़ाम, जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारे पास में 2024 का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बहुत अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि आपके पास में बिना एग्ज़ाम दिए आप प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में आप नहीं जा सकते हो, आपको एग्ज़ाम देना अनिवार्य रहेगा। यदि जो एग्ज़ाम देगा उसी को ही कॉलेज मिलेगी। आ गया। तो कहा जाता ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो तैयारी करेगा, जो मेहनत करेगा। पहले राजा का बेटा राजा बनता था कि जो एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, जिसके पास में पैसे थे वो भी बीएससी नर्सिंग कर रहा था। अब 2024 से क्या हो चुका है कि जो इसमें काबिलियत होगी, जो मेहनत करेगा उसको बीएससी नर्सिंग के कॉलेज मिलेगी। डायरेक्ट आप पैसों के दम पर बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, बीएससी नर्सिंग के कॉलेज को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है, इसलिए आपके पास में बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम देना जो होता है वो अति महत्वपूर्ण होता है। आ गया चीज़ समझ में। तो सभी बच्चे जो है जिसने भी बीएससी आपके पास में 12th क्लास के अंदर, 12th क्लास में जिसके फिजिक्स रहा सब्जेक्ट, जिसके केमिस्ट्री रहा, जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यदि जिसका ये सब्जेक्ट रहा वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। जिसका फिजिक्स
केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैथ्स वाला जो है किसी किसी बच्चे के क्या होता है, मैथ्स और बायो जो होता है वो एडिशनल सब्जेक्ट होता है। एडिशनल सब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो मैथ्स भी पढ़ रहा है, बायो भी पढ़ रहा है, तो क्या वो एग्ज़ाम दे सकता है या नहीं दे सकता? तो एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास में, एग्ज़ाम देने के लिए उसका मैथ्स का जो है उसके नंबर क्लियर नहीं होंगे, उसके मैथ्स के नंबर जो होता है वो क्लियर नहीं होंगे। आपके पास में जो है इसके नंबर जो गिने जाएंगे वो नंबर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आप जब फॉर्म भी भरते हो तो फॉर्म भरने के अंदर यदि आपके पास में मैथ्स और बायो दोनों थी, तो आपके बायो की जो नंबर है, आपको फॉर्म जब फिल करते हो आप, तो आपको बायो के नंबर लेने हैं और बायो के नंबर ही डालने हैं वहाँ पर। आपके फिजिक्स के नंबर कितना है आपके पास में, आपके केमिस्ट्री के नंबर कितना है आपके, और बायो के आपके पास में कितने नंबर है, उन नंबरों को ही डाला जाएगा। मैथ्स वाला जिसके केवल मैथ्स है वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को नहीं दे सकता। ध्यान रखना है, जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है वो ही इस एग्जाम को दे सकता है। अब आपके पास में है कि इस एग्जाम के द्वारा, ये एग्जाम जो है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपके 12th क्लास में कितनी परसेंटेज चाहिए, तो 12th क्लास के अंदर आपके पास में यदि किसी के 45% से ऊपर है तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। जनरल के यदि किसी के 50% भी बने हैं तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। इस एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि इस एग्ज़ाम के पैटर्न ये रहेगा कि हमारे पास में जो फिजिक्स है, हमारे पास में जो फिजिक्स है आरयूएच जो करा रहा है, आरयूएच वाला राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस जो है हमारे पास में बीएससी नर्सिंग करा रहा है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करा रहा है 2024। उसके अंदर फिजिक्स जो है, उस फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में 33 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। सेकंड आपके पास में है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के इसके अंदर 33 क्वेश्चन आएंगे, ये आपके पास में क्वेश्चन है, तो 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 1 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। तीसरा आपके पास में रहेगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी जो है वो आपके पास में 34 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 1 मार्क्स रहेगा। तो आप कंप्लीट जो है आपके पास में क्वेश्चन जो रहेंगे वो कितने हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन हो गए आपके, 100 क्वेश्चन है। और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 33 नंबर के ये हो गए, 33 नंबर का ये हो गया। बायोलॉजी आपके पास में 34 नंबर की हो जाएगी, तो टोटल नंबर रहेगा आपके पास में 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास में, 100 नंबर आपके पास में रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का रहेगा। ये हमारे पास में इसका पैटर्न रहेगा कि फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे और बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे। ये हमारे पास में था। फिर आता हमारे पास में इसका सिलेबस क्या होता है। इसका सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बता दिया हमने। नोट करके इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी वो केवल और केवल 12th क्लास की आएगी। 11th क्लास का इसमें कुछ भी नहीं आएगा, न तो फिजिक्स का कुछ 11th क्लास का आएगा, न आपके पास में केमिस्ट्री का 11th क्लास का आएगा, न इसमें बायोलॉजी का 11th क्लास का कुछ भी आएगा। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि जो आपने 12th के एग्जाम में अभी बोर्ड एग्जाम दिया है, उस बोर्ड एग्जाम में जो आपने पढ़ा है केवल वो ही आएगा। वहाँ केवल आपको लिखना था। अब आपके पास में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके एबीसीडी के क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री सिलेबस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हमने इसके मार्क्स बताए थे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ये बताए थे। देखो फिजिक्स का पूरा जो सिलेबस रहेगा वो न्यू सिलेबस रहेगा। न्यू सिलेबस का मतलब है बोर्ड के अंदर जो आपने अभी पढ़ा है। आपको पता है कि पहले जो किताब चलते थे उसमें केमिस्ट्री के 16-17 लेसन थे। अभी जो बोर्ड एग्जाम कराया जिसने 2023-24 वाला, उसके अंदर 6 लेसन को हटा दिया था, केमिस्ट्री के अंदर केवल और केवल 10 लेसन रखे थे। तो आपके अभी वाला लेसन आएगा जो न्यू लेसन आपके पास में,
जो न्यू लेसन है, न्यू सिलेबस जो अपडेट हुआ है, वही सिलेबस आएगा, पुराना वाला सिलेबस आपके पास में नहीं आएगा। तो फिजिक्स जो आपने 12वीं क्लास एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम आपने पढ़ा है, वो सिलेबस रहेगा। केमिस्ट्री के अंदर जो आपने बोर्ड एग्जाम में पढ़ा है सिलेबस 12th का, वो आएगा। बायोलॉजी जो है आपके पास में जो हटे हुए वो नहीं आएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में था वो आएगा। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर जो न्यू सिलेबस था वो न्यू सिलेबस आएगा, पुराना सिलेबस जो होता वो कुछ नहीं आएगा। तो 12th क्लास के अंदर आएगा, 12th क्लास का न्यू सिलेबस आएगा इसके अंदर, न्यू सिलेबस। 12th क्लास का न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस का मतलब जो अभी बोर्ड ने पढ़ा है। आ गया चीज समझ में? 11th क्लास का कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। 11th क्लास का कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ध्यान रखना। को बोले सर कुछ तो आएगा, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं आएगा, एक टॉपिक भी नहीं आएगा, सिंगल टॉपिक भी आपका 11th का नहीं आएगा। सारे के सारे टॉपिक जो आएंगे वो केवल 12th क्लास, और वो भी आपका न्यू सिलेबस आएगा जो अभी आपने बोर्ड में पढ़ा है। मैं जोर दे के इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसमें जो लेसन बीच में हटे थे 12th क्लास के अंदर, क्योंकि शुरुआत जब पढ़ी थी तब तो लग रहा था कि वो क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन धीरे 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 उन सिलेबस को भी हटा दिया गया है। अभी केवल केवल हमारे पास में ये सिलेबस आएगा। आ गया चीज़ समझ में? 33, 33, 34 आपके पास में ये सिलेबस हो गया कि हमारे पास में सिलेबस जो होता है वो कौन कौन सा आएगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया। 11th क्लास का कुछ नहीं आएगा, 12th क्लास का आपके पास में न्यू सिलेबस आएगा। कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर हमारे पास में सिलेबस हमने ये है एमसीक्यू टाइप का, हम जो सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर में तो हमारे को याद है, लेकिन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हम कैसे दें, और इसकी फॉर्म जो होती है वो कब स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म बता दें कि आपके पास में फॉर्म इसके स्टार्ट हो रखे हैं। आपका जो 25/6 है 2024 फॉर्म स्टार्ट है, 25/6/2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट जो है अंतिम रहेगा आपके पास में 16/7/2024। 25 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अभी जाकर आपके पास में जो ई मित्र वाले हैं, कंप्यूटर वाले जो भी है, उनसे जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर वाले से फॉर्म भराना, क्योंकि फॉर्म के अंदर क्या आ रहा है कि सबसे बड़ी कमी ये रहेगी कि आपके पास में पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है वो अपलोड हो रही है, और पासपोर्ट साइज की फोटो जो है उसके पीछे आपका बैकग्राउंड जो रहना चाहिए वो वाइट रहना चाहिए। अपनी फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड है, जैसे कि अभी बैकग्राउंड वाइट है, तो अपने फोटो के पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। यदि बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है आपका 25/6 से, अंतिम डेट जो है उसकी 16/7 रहेगी। और इसकी करेक्शन की जो डेट है, क्या फॉर्म के अंदर कोई गलत हो चुका है कुछ, तो आप करेक्शन कर सकते हो, तो उसकी 9 तारीख 19 तारीख 19/7 तक करेक्शन कर सकते हो। 19/7 के पश्चात ये साइट जो होती है वो पूर्णतः बंद हो जाएगी, उसके पश्चात आप फॉर्म को नहीं भर सकते। तो अभी 25 से स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला आपका ये रहता है कि सबसे पहले ई मित्र वाले के पास में जाकर ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो भर देना चाहिए। फॉर्म कहाँ से भरे? तो आपको घर पे फॉर्म नहीं भरना, ध्यान रखना। ये RUHS की साइट होती है, क्योंकि राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी इसको करवा रही है। RUHS की मेन साइट होती है। आप जब RUHS सर्च करोगे तो आपका फॉर्म ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का 2024-25 के लिए। तो आप वहाँ जब क्लिक करोगे तो आपके पास में ऑप्शन रहेगा BPT, BRT, ये वाला रहेंगे, एक BSc नर्सिंग का ऑप्शन भी रहेगा। तो आप BSc नर्सिंग पे क्लिक करना, तो BSc नर्सिंग का फॉर्म आपके पास में स्टार्ट हो जाएगा। तो BSc नर्सिंग के अंदर जो भी आपके पास में वहाँ पहले नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये सारे आपके पास में जो डाटा है, पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है, पहले पार्ट के अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी कि आपका कहाँ रहते हो, क्या है, वो सारा एड्रेस वेड्रेस सारी चीज़ें मांगता है। तो आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें डालोगे। तो डालने के पश्चात एक चीज़ इसमें आती है जो इम्पोर्टेंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके
टेंथ क्लास के अंदर जो नाम था, आपका नाम जो टेंथ क्लास में वही नाम रहना चाहिए, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जो आपके पास में टेंथ के मार्कशीट में जो था वो का वही रहना चाहिए। ध्यान रखना है, टेंथ क्लास के अंदर जो था वो का वही रहना चाहिए। अगर आपने कुछ मिसप्रिंट किया है तो आपको कहीं पर भी मिसप्रिंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तो आपको टेंथ की मार्कशीट साथ में लेके जानी है, आपको ट्वेल्थ की मार्कशीट साथ में लेके जानी है, आपका आधार कार्ड साथ में लेके जाना है, आपका एक फ़ोटो साथ में लेके जानी है, और आपका सिग्नेचर जो होता है वो होना चाहिए आपके पास। तो जो भी आप RUHS के अंदर फॉर्म भरते हो, सबसे पहले आपके पास में पर्सनल डिटेल आती है। पहले पार्ट के अंदर पर्सनल डिटेल मांगेगा वो, तो आपकी पर्सनल डिटेल के अंदर डालनी है। पर्सनल डिटेल के अंदर आप कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को दिक्कत जो आती है वो आती है कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी के अंदर दिक्कत आएगा, जैसे आपके पास में कैटेगरी वहां लिखी होगी SC ST OBC EWS MBC। इसमें एक है ना OBC और MBC के अंदर NSSC लिखा हुआ, NCS NCL। तो यदि NCL लिखा, OBC के नीचे NCL लिखा हुआ, MBC के नीचे भी NCL लिखा हुआ, तो आप एक तो NCL लिखा हुआ है, एक आपके पास में CCL लिखा हुआ है। ध्यान रखना, SC ST वालों की तो कोई दिक्कत नहीं है, EWS जिसके पास में EWS है, EWS वाले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन OBC और जनरल के लिए आपके पास में NCL लिखा हुआ है और CCL लिखा हुआ, NCL भी लिखा हुआ और CCL लिखा हुआ। तो हमें NCL वाला भरना है या CCL वाला भरना है? तो ध्यान रखना है कि अधिकांश बच्चों को NCL वाला ही भरना है। NCL वाला क्यों भरना है? क्योंकि जिसकी भी आय जो है वो 8 लाख से कम है, जिनकी आय 8 लाख से कम होती है वो NCL में आते हैं। तो आपको NCL, जिसकी आय, जिनके माँ बाप की आय जो है वो 8 लाख से कम है, तो वो भरे जाएंगे NCL के अंदर। तो अधिकांश बच्चों को NCL ही भरना है। यदि 8 लाख से ऊपर है माता पिता की आय, तो आप किस में जाओगे? CCL के अंदर जाओगे। ऐसे ऐसे इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो OBC NCL लिखा होगा, OBC CCL लिखा होगा, ये जैसे MBC CCL लिखा होगा, MBC NCL लिखा होगा। तो NCL और CCL जो लिखा होता है वहाँ गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो गलत होने की संभावना, तो इसको दूर करना, ध्यान रखना है कि हमें NCL ही लगाना है, CCL नहीं लगाना। यदि CCL उसको लगाना है जिसकी माता पिता की आय की आय 8 लाख से अधिक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि माता पिता की आय 8 लाख से अधिक है तो वो CCL भर सकता है, और जिनके माता पिता की आय 8 लाख से कम है तो वो किस में बनेगा? NCL के बनेगा। आगे चीज समझ में। बाकी आपके पास में जो एड्रेस है, एड्रेस आपके पास में पिन कोड के साथ में भरा, आपका कहाँ से आपका, तो पिन कोड जो होता है वो पिन कोड लगाना है आपको। आ गया चीज समझ में। तो आपको फॉर्म भरने के द्वारा वहाँ ई-मित्र जो होता है वो ई-मित्र वाला आपका भर रहा है, तो उस फॉर्म को देखते भी जाना कि कहीं करेक्शन, हमारे नाम के अंदर कहीं करेक्शन कुछ तो नहीं हो रहा है, आपकी जो स्पेलिंग जो होती है कहीं मिस्टेक तो नहीं है, आगे बीच के अंदर कहीं अल्फ़ाबेट चेंज तो नहीं कर दिया है, तो वो आपको देखना है। एक बार आप पूरा पूरा जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर के अंदर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर पेज के अंदर होगी, तो उस पेज को आप ध्यान से पहले देखना कि आपका नाम सही है नहीं है, मम्मी पापा का नाम सही है नहीं है, माता पिता आपके पास में पिता का नाम सही है नहीं है, आपकी कैटेगरी उसने सही भरी या नहीं भरी है, अरे आपकी पर्सनल जो डिटेल आपके पास में कहाँ, एड्रेस जो है वो आपका सही भरा हुआ या नहीं भरा हुआ, इसमें पिन कोड जो लगा वो आपका सही लगा हुआ या नहीं लगा। इसके पश्चात आपके पास में जो 10th क्लास के मार्क्स हैं, वो 10th क्लास के मार्क्स, ध्यान रखना 10th क्लास की मार्कशीट जो होती है वो कभी अपलोड नहीं होगी, 12th क्लास की मार्कशीट भी अपलोड नहीं होगी। अपलोड कोई भी चीज़ नहीं होगी, केवल दो ही चीज़ें अपलोड होगी,
उस अपलोड के अंदर एक चीज जो रहेगी आपके पास में, आपके जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, ये अपलोड रहेंगे। अपलोड के अंदर आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे और आपकी फोटो जो है पासपोर्ट साइज फोटो ये अपलोड होगी। कंप्यूटर में केवल दो चीजें अपलोड होगी, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे और आपके पास में जो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो है वो अपलोड होगी। पासपोर्ट साइज की फोटो का सही लेंथ दे रखी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई जो दे रखी है, उस लंबाई और चौड़ाई के आधार पे मित्र वालों को भरना है, अपलोड करवानी है। इसका बैकग्राउंड जो होगा वो वाइट रहेगा। अगर किसी के पास में बैकग्राउंड वाइट वाली फोटो नहीं है तो वाइट बैकग्राउंड वाली फोटो ही खिंचवानी है। आ गया चीज समझ में? फोटो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ध्यान रखना। वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए। यदि भाई वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। तो अगर आप फोटो खिंचवाते हो पहले, तो फोटो खिंचवाने के पश्चात पीछे का बैकग्राउंड आपका वाइट रहना चाहिए। बच्चे सिग्नेचर जो करते हैं ना, आपने देखा है अधिकांश बच्चे अपने सिग्नेचर जो होता है वो बड़े खतरनाक तरीके से ऐसे ऐसे करके करते हैं। तो इन प्रकार के जो सिग्नेचर है वो आपको नहीं करने। आपके सिग्नेचर जो है वो सामान्य प्रकार के हिंदी में सिग्नेचर करना है या फिर आप उसको इंग्लिश के अंदर सिग्नेचर कर सकते हो। मान लो किसी का नाम राम है तो आप ऐसा नहीं लिखोगे आरे, आपको अपने साइन करने हैं। जैसे राम नाम है तो ये करना, आपको पूरा का पूरा कैपिटल लेटर के अंदर आपका नाम नहीं लिखना है। हिंदी में साइन करते हो तो आप हिंदी में साइन कर सकते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर के अंदर आपको साइन नहीं करना। सेकंड चीज है, आपको इस प्रकार के कभी भी साइन नहीं करने। आगे चीज, ऐसे साइन अगर करें तो उससे थोड़ा सा बच के, ये वाला साइन करोगे तो अच्छा रहेगा आपके पास। तो वाइट बैकग्राउंड हो गया, साइन हो गया, सिग्नेचर आपको इसी प्रकार के करने। ये दो चीजें आपके पास में अपलोड होगी, बाकी कोई चीज अपलोड नहीं होगी। आपकी फोटो वोटो, कुछ फोटो अपलोड होगी और आपके सिग्नेचर अपलोड होते हैं। बाकी आपके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको आगे चाहिए। जब आप एग्जाम क्लियर कर दो तो क्लियर करने के पश्चात आपका रिपोर्टिंग होगी, जो कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपकी रिपोर्टिंग होती है। उस रिपोर्टिंग के दौरान आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। ओबीसी जैसे एससी और एसटी वालों को तो जो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है वो पुराने भी चल सकता है, लेकिन ओबीसी वाले जितने भी आपके पास में ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो जुलाई और अगस्त वाला होना चाहिए। तो जिसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया है तो वो जुलाई और अगस्त का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र, उसको बनाना है। एससी एसटी वालों को जरूरत नहीं है। आप ही ये चीज़ें अपलोड नहीं होती तो आपको ज़्यादा ध्यान लगाना नहीं है, क्योंकि अपलोड होने वाली चीज़ें ये दो ही है। बाकी आपके 10th के नंबर लिखने, 12th के आपके जो नंबर आए हैं वो लिखने हैं। 12th में आपको केवल मैथ्स नहीं लगाना, ध्यान रखना, फिजिक्स लगानी है, केमिस्ट्री लगानी है और बायोलॉजी लगानी है। आगे चीज़ समझ में ये है। इसके पश्चात आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करोगे तो इसके पश्चात आपका चालान कटेगा। तो चालान कटने के अंदर एससी एसटी जो है उनकी जो फीस रहेगी वो 900 रुपये रहेगी। इनकी फीस, जिस फॉर्म का चार्ज है वो 900 रुपये है। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, इनकी जो फीस रहेगी अदर की, वो 1800 रुपये फीस है। तो 900 फिर रुपये फीस कटेगी और इनकी 1800 रुपये फीस। तो सर्वप्रथम आप अभी ई मित्र पे जाकर अपना फॉर्म जो होता है वो फॉर्म आपको फिल करना है। यदि आपने फॉर्म फिल नहीं करा तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म फिल नहीं करोगे तो वो एग्जाम आप दे नहीं पाओगे, ध्यान रखो। फिर आगे हमारे पास में सर इस एग्जाम के अंदर हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का होगा। ध्यान रखना कि एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। ऑफलाइन एग्जाम का मतलब है आपको पेपर दिया जाएगा,
आपको ओमार शीट दी जाएगी, आपको ओमार शीट के अंदर आपको आंसर भरने पड़ेंगे। ऑनलाइन एग्जाम जो होता है वो सीबीटी बेस का एग्जाम होता है, जो कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम होता है। तो आपका एग्जाम ऑफलाइन है, आपका एग्जाम ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर रहेगा आपके पास में अजमेर। अजमेर सेंटर है, आपके जो एग्जाम होंगे वो आपका अजमेर सेंटर रहेगा। सबसे बड़ा ये सवाल है सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो नेगेटिव मार्किंग में बता दूं आपको कि इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है, ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपके पास। ऑनलाइन आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब आपके पास में पेपर दिया जाएगा, आपको ओमार शीट आपको दी जाएगी, उस ओमार शीट के अंदर आपको आंसर भरने हैं। सेकंड, आपके पास में इसका सेंटर जो होता है वो अजमेर रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 100 क्वेश्चन है, आपने सारे के सारे 100 क्वेश्चन आपने कर दिए, तो यदि आपने कोई क्वेश्चन गलत भी करा है तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। अब नेगेटिव मार्किंग होने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आपके पास में जो इस बार की मेरिट होगी वो मेरिट हाई जाएगी। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो मेरिट थोड़ी सी कम जाए, क्योंकि इस बच्चे 100 में से 100 क्वेश्चन करने तो सारे सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ेगा थोड़ी। अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो वो क्वेश्चन को छोड़ देता, जो क्वेश्चन उसको नहीं आता या उसका क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है तो उस क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को वो छोड़ सकता है। बच्चों में खुशी आ गई, सर नेगेटिव मार्किंग हम तो सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। तो अधिकांश बच्चे तो इस शब्द को देख के कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं हम तो ये शब्द सुनते ही ऐसा लगेगा उनको हमारा सिलेक्शन हो गया। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो आपके लिए भी नहीं है, किसी और के लिए भी नहीं है। इसका मतलब ये ना आप देख रहे हो वीडियो या फिर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं, दूसरे के लिए, वो सभी के लिए है। तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है नेगेटिव मार्किंग को देखे, भाई नहीं है, केवल इसमें यह है कि हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे जो हमारे को आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन इससे होगा क्या, नुकसान क्या होगा कि मेरिट जो होगी, जो 70 के आसपास होने वाली थी, वो मेरिट आपको 80-85 आसपास मेरिट दिखेगी। तो आपका 100 नंबर का जो है, 100 में से आपके कम से कम जो नंबर है वो अब 80 पहुंचाना, 80-85 के आसपास। पहला हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग होने की वजह हम सोच रहे नेगेटिव मार्किंग है तो हमने मेरिट जो थी वो 70 के आसपास बताई, लेकिन अब आप उसको 10-15 नंबर ऊपर बढ़ा दो तो 80-85 के आसपास ऊपर से मेरिट होगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी बच्चे जो 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर। आगे चीज़ समझ में, ऑफलाइन रहेगा, अजमेर सेंटर आएगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अब आपको मेहनत करने लग जाना है। आपके पास में जैसे जुलाई में अभी फॉर्म भरा जाएगा तो जुलाई पूरा, अगस्त एग्जाम जो होगा, अगस्त के शायद सेकेंड वीक के अंदर आसपास एग्जाम हो जाएगा। 15 या 16 तारीख के आसपास, कोई फिक्स डेट नहीं है ये अभी तक, लेकिन अगस्त के सेकेंड वीक के अंदर इसका एग्जाम होने की संभावना है। तो 1.5 महीने के अंदर जो है आप इतनी मेहनत से तैयारी कर सकते हो। और हमारे शिवांगी नर्सिंग अकेडमी के यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बैच चल रहे हैं। तो किसी बच्चे को क्रैश कोर्स जो होता है ना, जिसमें पूरे के पूरे हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, थ्योरी रहेगा साथ में, और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो आ रखे क्वेश्चन है, जो आने की प्रबल संभावना होती है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम डील करते हैं। तो 1.5 महीने का टाइम है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो शिवांगी नर्सिंग अकेडमी आकर, हमारा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का बैच चलता है, तो आप ऑफलाइन भी बैच ले सकते हो और ऑनलाइन भी इसका जो क्रैश कोर्स होता है वो आप ले सकते हो। हमारे जो कोर्स है उसकी खास बात ये रहेगी कि हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो है उनकी संपूर्ण प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थ्योरी साथ में कराएंगे, हम उन्हीं क्वेश्चनों को डील करेंगे जो क्वेश्चन वास्तव में आने लायक क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं पहले एग्जाम के अंदर, हम उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो आप शिवांगी नर्सिंग अकेडमी के अंदर पधारना, वहाँ आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बैच अभी रनिंग के अंदर है।
तो आप अभी अपना प्रवेश ले सकते हो। पहले एग्जाम फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के पश्चात आप ऑफलाइन भी ले सकते हो और ऑनलाइन भी कोर्स ले सकते हो। 1.5 महीने के अंदर यदि हमारे क्वेश्चन आपने कर लिए, थ्योरी आपने कर ली, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन हम देंगे। शिवांगी नर्सिंग अकेडमी ने हमेशा बच्चों के साथ कभी गलत नहीं किया, हमेशा बच्चों के साथ में जो क्वेश्चन दिए उन्होंने, जो क्वेश्चन पढ़ाए, वो क्वेश्चन आज तक आए हैं। एक भी सिंगल क्वेश्चन कोर्स से बाहर नहीं जाता है। इसलिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, आप दोनों कोर्स ले सकते हो। अगला हमारे पास में है कि ये जैसे हो गया ऑफलाइन है, अजमेर सेंटर है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं। बच्चे बोलेंगे सर 100 में से 100 क्वेश्चन करने हैं, तो अब करने हैं क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो करने की करनी है। अब एक सर कोई बोलता है कि बच्चा हम बाहर से दे सकते, कोई राजस्थान से नहीं है, और राजस्थान बिहार बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है या हरियाणा बोर्ड से है, वो बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है या नहीं दे सकता। तो मैं बता दूं कि आपके पास में इस एग्ज़ाम को इंडिया के किसी भी स्टेट से हो सकता है, वो एग्ज़ाम इसको दे सकता है। यूपी बिहार, यूपी वाला भी दे सकता है, बिहार वाला भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है, हरियाणा बोर्ड वाला भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है, महाराष्ट्र बोर्ड वाला भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। इस एग्ज़ाम को इंडिया की किसी भी स्टेट का किसी भी बोर्ड वाला स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकता है। केवल ये कंडीशन रहेगी कि जो राजस्थान वाला होगा RUHS एग्ज़ाम 2024 के अंदर, जो राजस्थान है, यदि राजस्थान का स्टूडेंट है तो इसकी सीटें जो रहेगी 100 में से 85% सीटें जो रहेगी वो राजस्थान वालों की नहीं रहेगी। शेष जो 15% सीटें रहेगी इसके अंदर, वो 15% सीटें आप अदर स्टेट वाला है वो इसमें दे सकते। तो अदर स्टेट वाले जो है उसके पास में जो सीटें हैं उनकी वो 15% सीटें, अदर स्टेट के लिए केवल 15% सीटें हैं, राजस्थान वालों के लिए 85% सीटें हैं। ये 15% सीटें हैं, जितना भी अगर वो देना चाहता, मान लो अगर आपके पास में यूपी बोर्ड से है, अगर वो ऐसी कैटेगरी में आता है, अब वो RUHS का फॉर्म भर रहा है तो उसको जनरल से सीट मिलेगी, या वो ऐसी कैटेगरी से नहीं आएगा। ध्यान रखना, जो भी अदर स्टेट से इस एग्ज़ाम को देगा वो जनरल के अंदर फाइट करेगा, उसको यहाँ रिजर्वेशन का किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। कोई बिहार बोर्ड से है, कोई बोले ST में हूँ, तो राजस्थान के अंदर वो फॉर्म भरता है RUHS का, तो यहाँ ST का लाभ नहीं मिलेगा, उसको जनरल वाली सीट मिलेगी। अगर वो जनरल के अंदर उसके नंबर आएंगे तो उसकी जो जनरल सीट काउंट होगी, यहाँ ST जो होता है उसमें यहाँ काउंट नहीं। तो ध्यान रखना, यदि इसको बाहर वाला स्टेट वाला, अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हो, केवल कंडीशन यही रहेगी उनके पास में केवल 15% सीटें रहेगी, 85% सीटें जो होगी वो राजस्थान वाले के पास में। इसमें उनको किसी प्रकार का कैटेगरी का लाभ नहीं होगा। ये जो फॉर्म भरेंगे वो जनरल वाले से भरे जाएंगे, उनको जनरल के अंदर काउंट होगा, चाहे वो ST हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, उनको जो होगी वो सीट जो रहेगी वो जनरल के द्वारा मिलेगी, उनको यहाँ कैटेगरी का किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। तो फॉर्म भर सकता है, किसी भी बोर्ड वाला भर सकता है, केवल ध्यान रखना है कि उसके पास में जो 15% सीट है वही है, और वो जनरल के अंदर उसका फॉर्म फाइट होगा। तो हमारे पास में राजस्थान वालों के पास में 85% है, सभी रिजर्वेशन लागू है यहाँ पर। आ गया चीज़ समझ में? तो यहाँ आपके पास में राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट की इसकी जो सीटें हैं, बच्चे बोलते सर गवर्नमेंट की सीट कितनी हो गया, इसकी कॉलेजेस जो है वो 39 कॉलेज है, 39 कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, और एक आपके पास में जो आती है वो जोधपुर एम्स आता है। जोधपुर एम्स जो है वो भी नर्सिंग के अंदर आपको एग्जाम लेता है, इसी के अंदर, इसी एग्जाम के द्वारा आप जोधपुर एम्स के अंदर भी जा सकते हैं। लगभग आपके पास में 40 कॉलेज है, 40 कॉलेज में 40 के आसपास, लगभग लगा लो 40 के आसपास सीटें होती है। तो 40 को 40 से करोगे तो लगभग आपके पास में 1600 के आसपास, 2000 के आसपास सीटें होती है। प्राइवेट कॉलेज जो है आपके पास में, प्राइवेट कॉलेज उनकी संख्या लगभग आपके पास में 160 से ऊपर है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है 39 है, 39 है, और एक जो है आपके पास में वो जोधपुर
एम्स है। तो 40 तो आपके पास में गवर्नमेंट है और बाकी जो आपके पास में 160 कॉलेज है वो आपकी प्राइवेट कॉलेज है। तो लगभग आपके पास में सीटें बहुत है। प्राइवेट के अंदर भी जाना तो एग्जाम देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अंदर भी जाना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बिना एग्जाम के आपको इन 160 कॉलेज के अंदर और ये जो 40 कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं मिल सकता। यदि कोई बोलता है कि सर मैं एग्जाम नहीं देता हूँ तो मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिल सकती है क्या, तो उसको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगी। कहा ना हमने पहले बोला था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा। पहले क्या होता था कि जिनके पास में पैसे होते थे वो प्राइवेट कॉलेजों के अंदर अपनी जो सीटें हैं, पास की सीटें, वो बुक कर लेते थे। तो जो बच्चा पास में रहकर पढ़ना चाहता उनको सीटें नहीं मिल पाती थी, क्योंकि पैसे दिए, डोनेशन दिया, प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीटें मिल जाती थी। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिसको भी इन कॉलेजों के अंदर जाना है, बीएससी नर्सिंग करनी है, तो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। तो सभी बच्चे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि अधिकांश बच्चों को ये पता नहीं होगा कि हमारा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आराम से कर लेंगे हम तो बिना एग्जाम के भी। तो उनको आप बोल देना कि बिना एग्जाम के आप प्राइवेट कॉलेज भी प्राप्त नहीं कर पाओ। गवर्नमेंट तो दूर की बात, गवर्नमेंट तो वैसे नहीं मिलती, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगी। तो इस एग्ज़ाम को देना अति महत्वपूर्ण है। यदि आप ये एग्ज़ाम देते हो इसलिए आपके पास में सीटें हैं, इस एग्ज़ाम का लाभ क्या है? सर हम एग्ज़ाम दे देते हैं, पास भी हो गए, हमारे को गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में मिल गई, तो हम करेंगे क्या? तो इसका है कि आप जैसे 4 साल का ये कोर्स है, आप जैसे एग्ज़ाम दिया आपने, एग्ज़ाम आप पास हुए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिली या प्राइवेट आपको कॉलेज मिली है, तो आपका रिपोर्टिंग होगी, कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट आप जमा कराओगे, फिर उसके पश्चात उस दिन से लगाकर 4 साल तक का एक कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का ये कोर्स होता है जो लगभग ड्यूरेशन इसकी कितने साल रहेगी? 4 ईयर, 4 साल का ये कोर्स रहेगा। तो 4 साल का कोर्स रहेगा, बीएससी नर्सिंग की आपकी डिग्री रहेगी। 4 साल आप कोर्स करने के पश्चात, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करो, अगर अच्छी मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। हमने बताया था कि हमारा जो एसएन है, शिवांगी नर्सिंग अकेडमी जो है, उनके अभी जो उनका क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, ये क्रैश कोर्स आपके लिए, मैं कह रहा हूँ कि आपका जो बीएससी नर्सिंग का इंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करने की जिम्मेदारी आपको गवर्नमेंट कॉलेज, जो एसएमएस कॉलेज का सपना होता है, वो एसएमएस कॉलेज का सपना आपको पूरा करके दिखाएगा। तो आप एसएनए का, आपका रिकॉर्डेड कोर्स जो होता है हमारा, जो चल रहा है ऑनलाइन कोर्स होता है, वो आप ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हो और ऑफलाइन के अंदर भी आकर बैठ सकते हो। ये हमारे पास में 4 साल का कोर्स होगा। 4 साल का कोर्स होने के पश्चात बड़े बड़े एग्जाम होते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं नोट सेट। नोट सेट का एग्जाम होता है। नोट सेट का एग्जाम क्लियर करने के पश्चात आपकी ड्यूटी जो लगेगी, गवर्नमेंट ड्यूटी लगेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगेगी। जैसे एम्स के जितने भी कॉलेज होते हैं, उस एम्स के कॉलेज के अंदर आपकी ड्यूटी लगती है। जोधपुर एम्स हो गया, दिल्ली एम्स हो गया, ऋषिकेश हो गया, पीजीआई हो गया, बहुत सारे एम्स के कॉलेज हैं, वहाँ आपकी ड्यूटी लगती है। नोट सेट के एग्जाम क्लियर कर, तो पहले तो आपने बीएससी एंट्रेंस क्लियर किया, आपने बीएससी नर्सिंग किया, 4 साल का कोर्स किया कॉलेज के द्वारा, फिर उसके पश्चात आप नोट सेट दोगे, EICS दोगे, RRB देते हो, बहुत सारे हैं, इतने सारे आपके पास में ये जो एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो। इसमें क्या होता है कि एग्जाम के अंदर आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सर हमारे नर्सिंग करने के पश्चात भी हम इतनी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं, आप उतनी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने नर्सिंग नहीं किया, किसी और फील्ड में करोगे, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 30,000, 40,000, 50,000। आपने अगर थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड में लगोगे तो आप 50,000, 60,000। इसकी शुरुआती सैलरी 80,000 के आसपास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। उसके पश्चात यदि आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 3 साल, 4 साल, 5 साल का, तो आपकी सैलरी लाख से ऊपर जाती है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो अभी 12th का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, उन बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है उनके लिए, उनका फ्यूचर डिसाइड करता है। जो विशेष तौर से जिसने बायोलॉजी ली है, बायोलॉजी के अंदर एक ही होता है, या तो बीएससी नर्सिंग करे या फिर वो नीट की तैयारी करते। अगर जो बच्चा नीट नहीं कर पा रहा उसको बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहिए, एज ए एमबीबीएस के बराबर बीएससी नर्सिंग का कोर्स, क्योंकि वो एक डिग्री कोर्स होता है, ये भी आपका एक डिग्री कोर्स होता है। तो ये हमारे पास के अंदर जानकारी थी कि फॉर्म कैसे भरे, एग्जाम में सीटें कितनी है, हमारा आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, कितने साल का कोर्स होता है, फॉर्म की डेट कब से है, अंतिम डेट कब क्या है, कितने नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इन सभी के बारे में हमने ये जानकारी दी। तो आप ये जो वीडियो है वो अपने दोस्तों से शेयर करना, कि जल्दी से जल्दी यदि वो इस फॉर्म को भरेगा तो इस एग्ज़ाम को वो दे सकता है। क्योंकि डेट जो है, आज डेट आपके पास में 5 होगी, तो आपके पास में 10 या 11 दिन का टाइम बचा है। तो पहला आपके पास में इंपॉर्टेंट रहेगा कि 10-11 दिन का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर आपको फॉर्म भरना है। फिर उसके पश्चात दूसरी चीज़ें आपको करनी है। पता चले कि फॉर्म ही नहीं भरा, बच्चे करते हैं कि सर कल भर देंगे, कल भर देंगे, कल भर देंगे, कल के चक्कर में वो फॉर्म भरने जाते हैं, 16 तारीख को जाएंगे, 16 तारीख को जाएंगे, 16 तारीख के दिन 5 बजे जाएंगे, बोला भैया फॉर्म भरो हमारा। अब 16 तारीख को 5 बजे गया, मान लो आपकी साइट जो है वो हैंग हो गई, आपकी साइट बंद हो गई, सर्वर इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी रात को 11 बजे तक, 11:55 पर 12 बजने में 5 मिनट कम तक वो साइट ऑन रहेगी। अगर सर्वर खराब हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया उसके अंदर, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा क्या? नहीं होगा। चालान काटने के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि चालान काटने के अंदर कभी 1 दिन ले सकता है, कभी 2 दिन लग सकते हैं। तो मान लो आपने फॉर्म भर दिया, चालान नहीं कट रहा है, फीस नहीं कट पा रही उनकी, अगर फीस नहीं कटेगी तो आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्म जो है वो अपने पास में जो 10 दिन पहले है, तो आज से फॉर्म स्टार्ट कर देना। फॉर्म तो भरना ही है कि लास्ट डेट के अंदर कभी भी आपको फॉर्म नहीं भरना, लास्ट के जो 1 या 2 दिन होते हैं उस समय जाकर आपको फॉर्म नहीं भरानी, इतनी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। गवर्नमेंट ने टाइम दिया है 1 महीने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महीने के लास्ट में हम जाए। बच्चे महीने के लास्ट में जाते हैं, तो हमें लास्ट में नहीं जाना है, हमें अभी देना है, और अभी आपको फॉर्म भरने हैं। फॉर्म के अंदर आपको डॉक्यूमेंट लेके तो जाना है, आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है, 12th की आपको मार्कशीट लेके जानी है, आपका आधार कार्ड लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका पास में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपलोड नहीं होता है, मार्कशीट अपलोड नहीं होगी, 12th की मार्कशीट भी अपलोड नहीं होती है, आधार कार्ड आपका अपलोड नहीं होता है। अपलोड मैंने बताया था 2 ही चीज़ होगी, आपका नाम और सिग्नेचर, बाकी आप पर्सनल डिटेल जो है वो आपकी भरनी। कितने फीस लगेगी वो फीस भी हमने बता दी है, क्या कंडीशन रहेगी फ़ोटो के अंदर के, फ़ोटो किस प्रकार की होगी, साइज की होगी, वो भी हमने बता दी है। तो ये इसकी जो संपूर्ण जानकारी थी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। तो कृपया ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करना। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू।